राजेश, आज ठीक है 9200 के ऊपर निकला, फिर थोड़ा नीचे आ गया निफ्टी, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो ट्रैजेक्टरी है वो तो अपवर्ड ही लग रही है। अब बहुत से इन्वेस्टर्स होंगे जो इस समय आ रहे होंगे मार्केट में, उन्हें क्या खरीदना चाहिए? देखिए मेरे सही कहा आपने कि जिस तरीके की रैली हमने देखी पिछले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर में, उसमें बहुत सी लेफ्ट आउट फीलिंग रह जाएगी बहुत से निवेशकों के मन में कि भाई हम छूट गए हैं और वो इस वक्त आना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि निफ्टी वाकई में 9100-9200 के लेवल्स में निफ्टी स्पेस में एटलीस्ट जो स्टॉक्स हैं उससे अगर बाहर निकल के हम देखें तो मिड कैप में या दूसरे स्टॉक्स में बहुत अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है, जहाँ कि मुझे लगते हैं कि एक अच्छी कमाई का मौका इस वक्त भी बनता है। कॉशन देना चाहूँगा कि करेक्शन होता है तो सब में ही गिरावट आएगी, बट जहाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टोरीज हैं वो करेक्शन में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। दूसरी बात अगर आप देखें तो जो एक अनिश्चितता बनी हुई थी कि फेड की हाइक में क्या होगा नहीं होगा, फेड हाइक की जिस दिन बात आनी थी उसके ठीक एक दिन पहले 4000 करोड़ की FII की बाइंग अपने आप में ये दर्शा रही थी कि जो भी फेड हाइक की बातें हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस में। और मुझे लगता है कि इस वक्त आफ्टर यूपी इलेक्शंस जिस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है उसको देखने के बाद निवेशकों का नज़रिया भारत की ओर और थोड़ा पॉजिटिव हो गया है और बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स की बात करूं, हाउसिंग फाइनेंस बहुत अच्छा स्पेस लग रहा है, जहां की LIC हाउसिंग फाइनेंस या रेपको दो अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। FMCG एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है जिसमें ITC एक फ्रंट लाइनर रहेगा, या PSU स्पेस में आप भेल या BEL देख सकते हैं। ठीक है, इस बीच कुछ एक और शेयर्स चल रहे हैं, उसमें आप सुजलोन को देखें, आज 4% ऊपर है, अभी 19 के लेवल पे आ चुका है। बलरामपुर चीनी के अंदर अच्छी बढ़त है और साथ ही साथ टाटा एलेक्सी ये करीब 4-4.5% ऊपर है। राकेश, दो चार्ट देखिए, एक तो टाटा एलेक्सी और जेट एयरवेज, दोनों में से अगर आप कोई एक लेना चाहें तो किसको चुनेंगे, जेट एयरवेज को या फिर टाटा एलेक्सी को? देखिए दोनों का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, बट मैं टाटा एलेक्सी के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि जेट को लेके काफ़ी हाइप है, ओपन इंटरेस्ट में भी काफ़ी इजाफा है। जिस तरीके से टाटा एलेक्सी का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है 1495 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड डिम्पी रीजनेबल स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 1550 1555 के लक्ष्य मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे तक मुमकिन लगते हैं ऊपर में। ठीक है, इस बीच अगर आप कुछ एक और शेयर्स देखेंगे फार्मा के, तो फाइजर करीब 4% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो शेयर है थर्मेक्स, कई दिनों के बाद आज चला, 900 रुपये की लेवल्स पे है। रेलिस इंडिया भी आज चल रहा है, ये भी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तर पे है। शायद ये एग्रीकल्चर से जुड़े हुए शेयर्स, थेमेटिक जो थोड़े हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र या केमिकल या सीड से जुड़े हुए। एक्चुअली आज ना एक खबर ही आई थी कि शायद सीड के जो BT कॉटन के प्राइजेज है ना 2017-18 में, वो चेंज नहीं होंगे, उससे सीधा कावेरी सीड लिंक्ड है। ये नेगेटिव खबर थी, इसलिए कावेरी तो टूट गया। ऐसी कुछ और रेगुलेटरी खबरें आ सकती हैं क्या इस स्पेस में, क्योंकि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है अभी भी? सीड्स में हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो पूरे एग्री सेक्टर में पॉजिटिव है। जैसे हम सुन रहे हैं कि फार्म लोन वेवर्स की बात जो सुन रहे हैं, वो ये जो पूरा जैसे फर्टिलाइजर केमिकल्स है उसमें मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिमांड वापस आ सकता है। सो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट एग्री सेक्टर अभी भी अच्छा लग रहा है। एंड न्यूज़ बेस्ड ऑफ कोर्स मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन आई वुड स्टिल गो, जैसे आप रैलीज की बात किए, आई थिंक रैलीज में अभी भी आई थिंक देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ अप मूव, बिकॉज वहाँ पे दोनों उनके जैसे आप उनके फर्टिलाइजर्स भी और केमिकल्स दोनों डिवीजन अच्छे चल रहे हैं। सो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट इट शुड बी पॉजिटिव। शायना, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट आज जो लिस्ट हुआ है उसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली क्या? नहीं, मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन उसके ठीक है, इट्स नॉट चीप, बट एट द सेम टाइम 18-19 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड मेरे हिसाब से फिर भी इट इज़ रीजनेबल। एंड दूसरी बात है, अभी उनके एक्सपेंशन में, लोन रिपेमेंट में जो भी वो यूटिलाइज करेंगे, जो अपने फंड्स रेज किए हुए, वो पॉजिटिव रहेंगे 1 ईयर फॉरवर्ड। तो अभी भी होल्ड है। हो सकता है इन फ्यूचर इफ द स्टॉक प्राइस अगेन मूव्स अप, जैसे लिस्टिंग हुई थी, देन वन कैन री लुक एट इट। ठीक है राजेश, एक चीज़ आप देखिए, ये जो REC के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आज फिर से बना है, ये पावर से जुड़ी कंपनीज के अंदर कितना फोकस्ड आपको और रखना चाहिए? क्योंकि NTPC पे भी खबर है कि रिकॉर्ड उत्पादन निर्णय भी गया, 4.5% इनका उत्पादन बढ़ गया, ये भी रिकॉर्ड स्तरों पे है, रिफॉर्म्स अभी भी ड्यू हैं। बिल्कुल, कई सही कहा डिम्पी आपने, रिफॉर्म्स अभी भी ड्यू है। और REC की अगर खास बात की जाए
तो अगर आप देखें तो इनके जो डिसबर्समेंट है बहुत ही अच्छे हुए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे ये जोर देती है कंपनी, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा बैठता है, और आज की डेट में भी हमें लगता है कम से कम मौजूदा स्तर से 20 से 25% की अपमूव आने वाले 3 से 6 महीने में बिल्कुल हो सकती है। हमारी इसमें बाय कॉल है। चलिए इस बीच जीएसटी पर बात करते हैं। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑलमोस्ट सारे ही जो सुझाव थे वो सारे मान लिए गए हैं। तो अब ये दिस इज़ क्लोजर टू रियलिटी देन एवर बिफोर। 1 जुलाई से रोल आउट जो होना, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CII प्रेसिडेंट नौशाद फोर्ब्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। नौशाद, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी रोड ब्लॉक्स माने जा रहे थे जीएसटी में, दे आर मोर और लेस आउट ऑफ द वे, but do you think the industry is prepared for the rollout of GST? All been looking forward to GST coming in. It's now clear that it will happen from the 1st of July. That's excellent news for industry because this is something we've been waiting for many years. I think there's a great deal of preparation that has been underway for a long period of time in industry. We've been working on getting our computer systems aligned, and I think industry is ready for the rollout of GST. We still need some clarity from the government on the rates, on exactly what rate will apply to which good, such that we can program our computer systems appropriately. And we need some input still from the government on how the registration process and the set-off process will actually operate on the GST network and the GST system. But I think industry is ready for the rollout of GST. We look forward to those final details being made transparent and clear right now, such that we can indeed be ready to roll out as soon as possible. ठीक है मिस्टर नौशाद, एक चीज़ और है कि लग्जरी गुड्स पर ना कल सेस लगाया और काफ़ी हद तक उसकी कैपिंग भी कर दी गई थी। कल ऑलमोस्ट बैठक में सेस का इशू ज़्यादा दिख रहा था। अब क्या नॉन लग्जरी आइटम पर भी सेस कैलकुलेट हो सकता है क्या? इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? One person's luxury good is another person's necessity. And really trying to draw the line on the basis of luxury goods, it seems to me, is a short-term approach. Take an example of air conditions. Are air conditions a luxury good, or is it something that is increasingly in common use by the middle class of the country? I think as we go forward as a country, it should be something that is available to the average person to benefit from. So, what's a luxury good, what's not a luxury good, I think is drawing those distinctions. We should move away and get beyond those distinctions as soon as possible. So in terms of the rates have been formed on the basis of convergence around these 4 rates that have been set, 5, 12, 18 and 28%. And I think we should stick with those rates and that convergence of existing rates around those 4 rates. That's the principle that is being used to implement GST quickly, and that's a principle I think that we should stick to make GST start happening with the minimum of disruption from the system that we have now. The more rates that one has, the more there is opportunity for arbitrage, the more there is confusion and ambiguity and a move for people to do things that end up being things that you do to take advantage of rates and differences in rates instead of doing things that make economic sense. Over time, we should actually see a convergence of rates. We should see a convergence to 1 or 2 rates as the most efficient, effective system that we can have. We start with 4 rates, but we should stick to, I think, the broad principle of converging to fewer rates over time. All right. So last question to you. जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से जुड़ी कंपनीज है ना, दे हैव अ कंप्लेंट कि उनके कंप्लायंस का कामकाज और खर्च दोनों काफ़ी बढ़ जाएगा बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस विल बी ऑलमोस्ट 38. व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? So, the solution is that there needs to be a single registration process, and there needs to be a single assessment process and inspection process. If we meet those conditions of one registration, one inspection, one assessment, I think we address those concerns. So whether it's for goods or it's for services, there should be one registration, one assessment, and one inspection process, and not each state having its own registration, each state having its own inspection, each state having its own assessment.
निशा, शुक्रिया आपका समय देने के लिए जी को, और एक्सपेक्टेड है कि आपसे वापस पे एक बार फिर से बात ज़रूर होगी। शुक्रिया फ़िलहाल आज तो समय देने के लिए। लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जीएसटी से जुड़े हुए जितने भी शेयर्स हैं, आज तो देखिए लॉजिस्टिक्स जो पूरा है उसमें जिस तरह का रुझान देखने को मिला है, और अभी भी सुबह भी जब हमारी बात हो रही थी कुछ एनालिस्ट से वो यही कह रहे थे कि अपसाइड अभी भी अच्छी खासी दिख रही है इसमें अगर लॉजिस्टिक्स में। राजेश, आपका व्यू क्या है लॉजिस्टिक्स में? देखिए लॉजिस्टिक्स में भी हमें बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ये जीएसटी की कावियात को लेकर के बहुत अच्छा रनअप कई स्टॉक्स ने दिख चुके हैं, और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ओवर स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो गति है जो अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आपको निवेश करना हो तो मैं समझता हूँ कॉनकॉर एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। या एक छोटी कंपनी है स्नोमैन लॉजिस्टिक जो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में है, और जहां हमें लगता है कि बहुत अच्छी खासी गिरावट वो स्टॉक दिख चुका है, और वहां से एक अच्छी अपसाइड बनती है आगे आने साल 1.5 साल में।